जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी नवीन। तो मॉक टेस्ट 4 का सॉल्यूशन लेके आपके सामने तैयार है। पहली बात तो ये है कि मॉक टेस्ट 4 बहुत आसान तो नहीं कहूँगा, एवरेज था, तो इसके सारे क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे आपको, कुछ क्वेश्चनों की हिंट देते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट इसमें आप कॉमन सेंस का यूज़ करें तो कॉमन सेंस में समझ में आएगा कि यहाँ आपका डी है और ये डी डैश है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी डैश डिवाइडेड बाय डी अगर मैं करूँगा तो मैट्रिसेस के अंदर कहाँ डिवाइड देना पॉसिबल होता है, तो मैं ये वाले ऑप्शन ट्राई करूँगा, बी वाले और सी वाले, डी वाले। अब देखो इसमें बी ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो ये लिखा हुआ है डी डैश, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा डी एंड साथ में बनेगा डी पी क्यू आर, ऐसे कुछ बन जाएगा पी क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ डी डैश माइनस डी, दैट इज डी इंटू पी क्यू आर। ऑप्शन बी को लेके मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन बी ये कह रहा है कि डी डैश माइनस डी जो है उसकी वैल्यू डी माइनस पी क्यू आर इंटू पी क्यू आर के बराबर आनी चाहिए। तो मैं ये चेक करूँगा, यहाँ से डी डैश में से इस डी को मैं माइनस करूँगा, तो जब डी डैश में से डी में माइनस करूँगा तो ये A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3 माइनस हो जाएंगे। तो डी डैश माइनस डी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पी B1 पी C1 एंड पी A1, है ना। यहाँ से मिलेगी आपकी बी, इसमें से माइनस किया इस वाली रो को मैंने, तो क्यू B3, ये आपकी मिलेगी क्यू C3 और ये आपकी मिलेगी क्यू A3। यहाँ से मिलेगी आर B2, आर C2 और आर A2। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैं पी क्यू आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो डी माइनस डी डैश पी क्यू आर कॉमन आ जाएगा। यहाँ अंदर आपके पास बचेगा B1 C1 A1 B3 C3 A3 और B2 C2 और A2। तो बेसिक अब इसके कुछ ऑपरेशन हम लगा देंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो A है D है वो इसकी इक्वल है A1 A2 A3, हमारे पास उल्टा लिखा हुआ है। तो पहला ऑपरेशन तो हम ये लगाएंगे कि इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो एक नेगेटिव हो जाएगा, है ना भाई। दूसरा ऑपरेशन ये लगाएंगे कि इसमें ये जो लिखा है ना A1, इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मतलब रो ऑपरेशन लगाना है और फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो फाइनली आपका प्रूव हो जाएगा कि D माइनस डी डैश की जो वैल्यू है वो पी क्यू आर इंटू डी के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी से ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप दिमाग में बैठा लेना, इस क्वेश्चन को एज इट इज ऑप्शन बी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये तो सिंपल था, आप इसे उससे कर सकते थे इस वाली प्रॉपर्टी से कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन दैट विल इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो इस केस में अगर आप n की वैल्यू 4 यूज़ कर लें, होगी हमारे पास 4, तो जैसे ही हम यहाँ 4 यूज़ करेंगे तो ये आ गया 8c3 प्लस ऑफ 8c4 दैट विल इक्वल टू 9c4। इसका मतलब n की वैल्यू 4 के इक्वल जा रही है। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, मीडियन मीन मॉड मीडियन का क्वेश्चन है। तो मीन मॉड मीडियन में आपको ये इतना देखना है कि f1 और f2 की वैल्यू क्या है, जबकि फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है 50 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर 50 दी गई है तो इन सबको आप जोड़ देंगे, 7 और 10 17, 17 और 10 13, तो आपका 13 और 7 20 होते हैं, 10 30 होते हैं। इसका मतलब जो f1 प्लस f2 है उसकी वैल्यू 50 माइनस ये 30 इधर के बराबर आ जाएगी। तो f1 प्लस f2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20। सिंपल मैंने इन सबको ऐड कर दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 50 दी गई थी। तो f1 f2 20 आ गया। इसका मतलब 20 सबका कॉम्बिनेशन देखो, 15 5 भी 20 होते हैं, 9 और 11 भी 20 होते हैं, 16 और 4 भी 20 होते हैं, 12 और 8 भी 20 होते हैं। इनमें से अब कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा हमसे कि इस पूरे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी और मीडियन पे बात कर रहे हैं भैया हमारी, की जो मीडियन है मीडियन वो 29 है। बस यहीं से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा हमें कि मीडियन जब 29 है तो हमारे पास टोटल एलिमेंट थे कितने, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25। तो आपका 25वां टर्म और 26वां टर्म, आपकी 25वें टर्म और जो 26वां टर्म है उस तक हमारी मीडियन पहुंचेगी। तो 25वां टर्म और 26वां टर्म जो मिलेगा वो आप देखना कहाँ मिलेगा। जैसे ये रही आपकी 7, ये जा रही है आपकी 7 और मीडियन कितनी कही इन्होंने 29, तो मीडियन 29 यहाँ पहुंचेगी, इस बीच में पहुंचेगी। ये आपकी रही 20, ये से चार्ट बनाते हैं ना हम लोग, चार्ट बना दूंगा आपको मैं 0 to 10। ये रहा आपका इसका चार्ट 0 to 10, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यस, और फ्रीक्वेंसी है 7, फ्रीक्वेंसी है इसकी 7 f1। इसके साथ साथ आपकी 10 के साथ आपकी f2 और 13, ये f2
और ये 13, ये सब मिला के सिग्मा एफ की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 50। अब इसमें हम निकाल रहे हैं सी एफ, तो जब हम सी एफ निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 7, है ना। 7 के बाद फिर यहाँ बनेगी 7 प्लस F1, यहाँ बनेगी 7 17 प्लस F1, यहाँ बनेगी आपकी F1 प्लस F2 प्लस ऑफ 17, और यहाँ आ जाएगी आपकी F1 प्लस F2 F3 की प्लेस पे 13 दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगी आपके पास F1 प्लस F2 एंड प्लस ऑफ 30। तो पहली बात तो यहाँ से ये 50 से मैंने F1 और F2 की वैल्यू निकाल रखी है कि F1 और F2 की वैल्यू आ रखी है मेरे पास 20। अब देखो खेल सारा यही होगा कि हमारी जो वो दी है उन्होंने मीडियन, वो दी है 29 का मतलब ये है कि आपकी जो मीडियन है वो इनमें से किसी ना किसी एक इंटरवल में फंसेगी। मान लीजिए अगर मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊँ, है ना, मान लीजिए कि ऑप्शन डी के साथ जाऊँ तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये 12 मान लेता हूँ और इसकी जो वैल्यू मान लेता हूँ ये 8 मान लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका 7 और 12 19, ये रही आपकी 19, और 19 और 10 आपका ये आपका 29। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 29 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी जो मीडियन आ रही है वो आपको मिलेगी, जैसा अभी हमने कहा था टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी 50 थी, 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 25वां टर्म और 26वां टर्म, यहाँ तक टोटल 29 टर्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि 25वां और 26वां टर्म यहीं होना चाहिए इसके बीच में, और आपकी जो मीडियन दी गई है वो कितनी दी गई है 29। इसका मतलब आपकी मीडियन इसी रेंज में आएगी, और इस रेंज में अगर हम पहुंच रहे हैं तो उसके लिए f की वैल्यू मेरे को 12 लेनी पड़ रही है F1 की, और F2 की वैल्यू लेनी पड़ रही है 8, और ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास, ये ऑप्शन लिखा हुआ है डी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग 12 और 8। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि 29 तो कह दिया, बट समस्या यहाँ ये आ रही है कि जैसे ये 29 है 29, तो ये काफ़ी इसमें आ गया, मतलब 29 बिल्कुल रेंज पे पहुँच रहा है, तो हो सकता है शायद यहाँ पे प्रॉब्लम चली जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए आए थे वो फॉर्मूला ये है, दैट मीडियन L प्लस n/2 माइनस ऑफ f अपॉन n/2 माइनस ऑफ CF अपॉन f इंटू I या H, जो भी आप लिखें। अब अगर, क्योंकि अभी भी मैं जाऊंगा ऑप्शन से ही ट्राई करूंगा, तब ये क्वेश्चन मुझे जल्दी आंसर देगा। 12 और 8 तो मेरा फ्लॉप हो गया मामला, 9 और 11 से अगर मैं ट्राई कर लूँ, 9 से और 11 से, इसकी वैल्यू मैं 9 पकड़ रहा हूँ और इसकी वैल्यू पकड़ रहा हूँ मैं 11। तो अब देखो यहाँ पे CF कितनी बनेगी, ज़रा वो देखते चलो, और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं। सबसे पहले ये 7 और 9 16, ये आपके 7 और 9 16 और 10 26, ये 7 और 9 और 10 26 और 1 11, ये आपके होते हैं 37, और 37 और 13 ये आपके में होते हैं 50, और फ्रीक्वेंसी हमारी बैठ रही है 50/2 मतलब 25 और 26वां टर्म जो है वो आपको मिलेगा यहाँ। अब इस वाले डाटा से जो मीडियन है वो 29 आ जानी चाहिए, चेक कर लेते हैं आ रही है क्या। सो ये आ रही है L के लिए शॉर्ट 20 प्लस n/2 मतलब 25, है ना। CF, इसके CF का मतलब इसकी ऊपर वाली CF 16, फ्रीक्वेंसी इसकी वाली 10, और गैप चल रहा है आपका कितने का 10 का, तो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, 25 में से 16 माइनस होंगे, बचेंगे आपके 9, ये आपका 20, ये 9 मिला के आपका 29। इसका मतलब यस, जो हमने ये पैरामीटर लिए थे ना 9 और 1 11, ये हमारे बिल्कुल सही होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको दोनों ऑप्शन लेके दिखा दिए, डी ऑप्शन से बात बन नहीं पाई थी तो तुरंत ऑप्शन को बी किया फिर, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है कि इसमें मॉडल क्लास जो है वो 40 से 50 के बीच में आएगी। तो भैया देखते हैं क्या क्या बनाया था। मोस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है 13, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बनती है वो मॉडल क्लास होती है, तो मॉडल क्लास 40 से 50 के बीच में आएगी, बिल्कुल सही है। तो इसकी मॉडल क्लास 40 से 50 के बीच में होगी। दूसरी बात, फॉर अ गिवन डेटा द ग्राफ्स फॉर लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव इंटरसेक्ट इन द इंटरवल 20 to 30। तो भैया लेस देन ओजाइव, ओजाइव का मतलब होता है तोरण, तो जब भी लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जहां पर भी कट करते हैं उसे हम मीडियन कहते हैं, और मीडियन इस समय 29 है, और 29 किसके बीच में पड़ेगा, 29 आएगा 20 से 30 के बीच में। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो बोथ पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका इक्वेशन का क्वेश्चन, ये तो कई बार हम लोग क्लास में कर रखे क्वेश्चन है, इसमें तो केवल आपको बना लेने हैं।
क्या कहते हैं, 5 अक्षरों वाला शब्द जिसके सभी अक्षर भिन्न हो, इक्वेशन के अक्षरों का इस्तेमाल कर बनाया जाता है, जिसमें 3 स्वर और 2 व्यंजक हो। इनमें से कितने शब्द जिनमें स्वर एक साथ आएंगे? तो हमारे पास ई है, हमारे पास यू है, ए है, आई है और ओ है। तो 5 तो ये स्वर हो गए आपके, ई, यू, ए, आई और ओ। और हमारे पास हो गया क्यू, टी और एन, क्यू, टी और एन। अब देखो भाई इसमें हुआ क्या, इन्होंने कहा कि जिनमें से 3 स्वर और 2 व्यंजक, तो 1 2 3 4 5, 5 में से 3 तो स्वर लेने हैं और 1 2 3 इनमें से 2 व्यंजक ले लेने हैं। तो ये आपके 2 व्यंजक आ गए, 3 में से 2 व्यंजक हो गए। ये तो हो गया चुनाव इनका। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कहा कि इनमें से कितने शब्द होंगे जिनमें स्वर एक साथ आएंगे। तो अब इन्होंने क्या करना है कि ये तो सिलेक्शन तो हो गया, बाय द वे मान के चलिए सिलेक्शन ये हो गया, आपने ये 3 अक्षर ये वाले ले लिए, ई, यू और ए, इनको रखना है एक साथ ऐसे, मतलब इनका एक ग्रुप बन जाएगा। दूसरे में ये बाकी के कितने बचे, 2, तो ये रहे आपके 2, ये ले लिए मैंने सपोज करो क्यू और टी। तो ये कितने अक्षर हो गए टोटल, 1 2, और ये पूरा एक ग्रुप है 3 का। तो इसको जमाने के तरीके हुए फैक्टोरियल 3। अच्छा, अंदर ये खुद का अपने आप में कितने हैं, 3, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से टोटल अक्षर जमाए जा सकते हैं। 5 से 3 ये आपको पता है, 5 से 3 की वैल्यू अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 से 2 को आप खोलोगे तो 3 2 × 1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब आपका 6 और ये 6। तो ये आपका 5 4 इसे कट कर देना यहाँ से, 5 4 20, 20 3 आपका होता है आपका 60, है ना। आप 5 4 20, 20 से 3 का मल्टीप्लाई 60 और 60 से 60 ये आपका 36। तो आपके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 6 6 18, 6 6 आपका 36, 36 से और 6 3 18। इसको ऐसे काट लेते हैं हम लोग। एक बार कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, कैलकुलेशन सही कर लूँ मैं। सबसे पहले देखो 5 से निकाल दिया मैंने, 5 में से कितने, 5 में से निकाल दिए 3, फिर 3 से 2, इसके लिए लिखने जा रहा हूँ फैक्टोरियल 5, मतलब 5 के बाद ये 3 के बाद ये 2, यहाँ आ जाएगा अपॉन में आपके पास 3 और 2 और 1 इंटू ये फैक्टोरियल 5 ओपन किया था मैंने, फैक्टोरियल 5 इस तरह से ओपन होता है, 3 तक लेके जाना था मेरे को। इसके बाद ये 3 × 2, 2 × 1 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और 6 6 6 36। अब काट पीट देना, काट पीट के आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देने जा रहे हैं 1080। कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। ये एक तरीका फैक्टोरियल का आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता दूं। एनसीआर ऐसे ओपन करते हैं, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर। इसका एक तरीका और होता है, जैसे मेरे पास 5C3 लिखा है, तो मुझे एक काम करना है, मुझे इस 5 को यहाँ तक लिखना है 3 टर्म तक। तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 4 और 3, और इस 3 को फिर बिल्कुल आखिरी तक 1 पे ले जाए ख़त्म करना है, दैट इज़ 3 2 और 1। तो इसको यहाँ से कट करेंगे 3 से, इसे यहाँ से कट करेंगे 2 से। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे मैंने कैलकुलेट कर दिया आपके लिए। अब बड़े आराम से इसका आंसर आएगा 10 ही हो गया आपका, 3 ही हो जाएगा, 10 3 ही हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। 36 का मल्टीप्लाई 30 से करा देना है, 30 से कराओगे 3 6 18, 3 3 और 1 10, 1080 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला कोई क्वेश्चन। ये तो भैया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, आप जानते हैं इस क्वेश्चन को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बस इतना पता होना चाहिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, और ओमेगा पावर 19 इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा। तो ये क्वेश्चन बना साइन, यहाँ बना ओमेगा और 101 99 मतलब ओमेगा स्क्वायर, साथ में पाई और पाई -6, ओमेगा स्क्वायर मतलब -1, तो ये बना -पाई और -पाई/6। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा पाई प्लस पाई/6, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन पाई/6। साइन पाई/6 का वैल्यू रख दीजिएगा। साइन पाई/6 का वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया जाए, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे चलते हैं। साइन पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू रखनी थी। क्लासरूम का क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है। क्लासरूम में आपको बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन इस नेचर में मिल जाए, Z² = 8Z, सामने लगा दिया माइनस, तो इस क्वेश्चन में आपके हमेशा 4 सॉल्यूशन होते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं 4, इनमें से एक सॉल्यूशन होता है जीरो सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं एक जीरो सॉल्यूशन, और बाकी के जो 3 होते हैं वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होते हैं।
ये आपको कहा गया था कि इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि इस तरह की रेंज का कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो 4 सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूशन जीरो, बाकी के 3 सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे पूछा गया क्वेश्चन में द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसमें z जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो सॉल्यूशन को हम खारिज कर देंगे, तो बचे कितने सॉल्यूशन, दैट 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है भाई। दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करना ही मैंने आपको सिखाया था, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया हो, याद करें आप लोग, z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 वाला क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया था, तो इसके 3 क्यूब रूट आते थे, जिसमें पहला क्यूब रूट आता था 1, फिर आता था ओमेगा और ये आता था ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होगा, z स्क्वायर की प्लेस पे आप लिखेंगे x प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस के 8 और यहाँ लिखेंगे x माइनस आई वाई, इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई, सामने लिख देंगे माइनस का 8x और यहाँ लिख देंगे 8 आई वाई, यहाँ से 8x और ये मिला के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट विल इक्वल टू माइनस के 8x और यहाँ से आपको मिल जाएगा x 2xy, सामने मिलेगा 8y, यहाँ y से y कैंसिल, सबसे पहले ये y से y कैंसिल करते हैं, y की एक वैल्यू मिलेगी 0 और x की वैल्यू मिल जाएगी 4, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 4, 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू आ रही है 4 यहाँ से। अब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 4 आएगी ना और y की वैल्यू 0 आएगी, तो मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन भी है, दूसरी इक्वेशन ये वाली। अब इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू y की वैल्यू यूज़ करने जाऊंगा 0, तो y की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 हो गया, आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, x से x कैंसिल, तो जैसे ही x से x कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ गई 0 पहली वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 8। ठीक है। अब मैं रखने जा रहा हूँ x इक्वल टू 4, तो जैसे ही मैं x इक्वल टू 4 रखूँगा इस इक्वेशन में, तो ये आपका मिलेगा 16 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 32, 8 4 रख दी मैंने, 8 4 32, इधर शिफ्ट करा दूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 है भाई, और y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 48 का मतलब 16 इंटू 3 दैट इज 4√3। अब देखो क्या क्या मिला हमें वो देखते हुए चलना। सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आई, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 0, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू 4 और y के लिए 4√3 आयोटा के साथ और 4 माइनस 4√3 आयोटा के साथ, तो टोटल मिला के 4 सॉल्यूशन है, 4 में से एक 0 है और बाकी के 3 नॉन जीरो हैं। इनमें से ये वाला जो है ना -8 प्लस 0 आई, 3 सॉल्यूशन है, तीनों को जब हम बिठाएंगे उस पर आर्गन प्लेन पे तो ये बनाएंगे ट्राइंगल। ये पॉइंट मैंने आपको साफ साफ लगाया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये भी ट्राइंगल ही बनाएंगे इस तरह से। इसका जो पहला पॉइंट है ना ट्राइंगल का, वो कितना है आपका -8,0, यहाँ कहीं ये पॉइंट है -8,0। बाकी के 2 पॉइंट क्या है आपके 4 प्लस 4√3, यहाँ पर ये रहा 4, तो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ऐसे करके एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये सब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखाया गया है। ये जो सर्कल बनेगा बाहर की तरफ इसे बोलते हैं सर्कम सर्कल, और इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी टोटल 8 यूनिट की, और जो अंदर सर्कल बनता है उसे कहते हैं इन सर्कल, और इसकी जो रेडियस आती है वो टोटल होती है आपकी 4 यूनिट की, इसकी जो बाहर वाली है उसकी आधी हो जाएगी। तो पहली बात तो क्या है कि दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 4√3, 4√3 साइड की लेंथ है, पता कर लेते हैं लेंथ है या नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट ये था 4,4√3 और ये पॉइंट है -8,0, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x1 -8 -4 12 का स्क्वायर एंड y2 - y1 प्लस 4 16 मतलब 48, तो आपका 12 मतलब 144 और 4 का स्क्वायर 16 और 3 48, 144 और ये आपका 48 मिला के होता है 12 9 और 192 आ रहा है, और 192 16 ये तो बनेगा नहीं, इसका मतलब साइड की जो लेंथ आ रही है वो ये तो नहीं आ रही जो इन्होंने कहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है कि एक ट्राइंगल ये जो है एक सर्कल पे है, बिल्कुल सर्कल पे ही है, जिसकी रेडियस 4 यूनिट है, तो सर्कल पे तो है लेकिन उसकी जो यूनिट रेडियस आ रही है वो 8 यूनिट की आ रही है, 4 यूनिट की नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में भी कुछ धांधली हो गई, धांधली इन द सेंस कि ना तो इसका पहला ऑप्शन सही है ना दूसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जाएगा डी, नीदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें जिसमें लिखा है, ये तो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन की तरह होता भी है कि जो गलती हुई है उसको हटा दो। तो इन्होंने क्या कहा
कि 6 प्रेक्षणों का गुणोत्तर माध्य 13 है। 6 प्रेक्षण हो गए हमारे पास, मान के चलिए A, B, C, D, E और F। इनका गुणोत्तर माध्य निकाल दिया हमने 1/6 करके। कितना हो गया? वो दे रहे हैं 13 है। ठीक है, ये रहा 13। तो यहाँ से इसको हटा दो, ऐसे पावर लगा दो 6। ये हो गया भाई। इसके बाद क्या हुआ? बाद में यह मालूम चलता है कि 36 को गलती से 28 लिख दिया गया था। तो इसमें से 28 को निकाल दो, निकालने के लिए 28 से डिवाइड लगा दो और 36 को मल्टीप्लाई करा दो। अर्थमेटिक मीन में क्या करते थे? जो गलत होता था उसे माइनस करते थे और जो सही होता था उसे ऐड करते थे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेंगे? जो गलत है उसे डिवाइड दे देंगे और जो सही है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से इसको काट देना उठा के, ये हमने काट दिया इसको, ये काटा इसको, ये गया आपका 9 और ये गया आपका 4। तो जो अर्थमेटिक मीन बनेगा नया वो फिर से 6 इधर निकाल दो, तो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 9/4 और पावर लग जाएगी 1/6। ठीक है भाई। 9 से काटा था इसको हमने, किससे? 7 से, तो ना 9 से। ये थोड़ा सा सही करना है इसको, ऐसे 4 से गया, 4 9 36, 4 7 28, तो 9/7। तो आपका ऑप्शन बैठेगा इधर ऑप्शन 13 है साथ में ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पहले क्वेश्चन नंबर क्या रह गया? एक 8 हो गया। अच्छा, 8 का भी आंसर लगाया हमने डी। ठीक है, 8 के बदले कुछ और 7 भी हो गया था, 7 का सी। चलिए, मतलब कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, मैं सोच रहा था क्वेश्चन छूट तो नहीं गया कहीं। 9 10 में आपको ये लगाना है जो आपको याद होना चाहिए। ऐसे हम कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपन ने लिखा था। वेरिएंस को अगर लिखना हो तो वेरिएंस में लिखेंगे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस में है। तो इसमें कहा गया है इन एन एक्सपेरिमेंट 15 ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स द फॉलोइंग रिजल्ट पर अवेलेबल 2830। इस पूरी की वैल्यू दी गई है। सिग्मा एक्स आई 170 दिया गया। वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज 20 वी फाउंड दैट रॉन्ग एंड वाज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वैल्यू 30 देन द करेक्ट वेरिएंस इज। तो भैया केवल मीन सुधार देना बस। ये जो अर्थमेटिक मीन निकाला था ना 10 ऑब्जर्वेशन का, वो सुधार देना। कहाँ गया? 15 ऑब्जर्वेशन का मीन सुधार देना। तो 15 ऑब्जर्वेशन का मीन सुधारेंगे। पहले कितना है इसका सम कितना है? ये है 170। ये दिया गया आपका 170 एंड वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज 20 वाज फाउंड टू बी रॉन्ग। तो ये 170 टोटल ऑब्जर्वेशन है 15। तो ये तो हो गया टोटल। अब इसमें गलत क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि एक प्रेक्षण 30 को गलती से 20 लिख दिया गया तो इसमें से 20 निकाल दो बाहर, 30 जोड़ दो, तो कुल मिला के 10 का अंतर आ रहा है। तो ये आपका आ गया 170 इंटू 15 और प्लस 10 डिवाइडेड बाय टोटल 15 का ये मीन बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई किसके लिए? x इसके लिए। तो आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पुटअप कर देनी है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2830 डिवाइडेड बाय n। टोटल ऑब्जर्वेशन है 15 माइनस यहाँ पे आता है मीन। ये मैंने मीन आपको निकाल के दे दिया 170 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 15। और ये वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इस डेटा में से इस वाले डेटा को माइनस करेंगे, आपको आपका आंसर चमचमाते हुआ दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आने जा रहा है आपका बी। केवल कैलकुलेशन करनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। 11 तो सिंपल सेट का क्वेश्चन है। कौन बड़ा है कौन छोटा है बस इसके बारे में बताना है। एक सेट दिया है ए, जिसमें वो बोल रहा है कि जो ए है वो 0 और 2 के बीच में लाई करता है कहीं तो भी। ये रहा आपका 0, ये रहा 1, ये रहा आपका 2। तो ये लाई करता है 0 और 2 के बीच में, जैसा इन्होंने कहा 0 से 2 के बीच में। और वो कह रहे हैं कि एक सेट बी है वो लाई करता है 1 से 3 के बीच में। ये रहा आपका 3, ये लाई करता है 1 से 3 के बीच में। इन पॉइंट्स पे आपको बात नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यूनियन कॉमन ऑमन सब लेके यूनियन कह रहे हैं कि यूनियन आएगा 0 से 3 के बीच में। तो यूनियन आएगा 0 से 3 के बीच में। चलो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये जो है इंटरसेक्शन आएगा 1 से 2 के बीच में। इंटरसेक्शन आएगा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, कॉमन पोर्शन यही आ रहा है। और a माइनस बी कह रहे हैं कि जो a माइनस बी है वो आएगा 0 से 1 के बीच में। तो a माइनस बी आएगा क्योंकि a में से जो पूरा b है उसको आप आउट कर दीजिए। मैं इसका एक वो बना दूं आपको, जैसे ये बना रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे ब्लॉक कराया और यूँ ब्लॉक करा दिया है ना।
तो आप इसको देखें ये क्या क्या बना हुआ है। सबसे पहले ये बना आपके लिए, हाँ जी, ये आपका बना टोटल, ये बना है आपका ए यूनियन बी, 0 से लेके 3 तक के बीच में। एक एक स्टेटमेंट बनाते हुए चलना है हमें, एक एक स्टेटमेंट में जो जो आ जाए। तो इसमें क्या लिखा है, 1 से लेके 3, तो ये बनाया हमने 0 से लेके 3, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दिखा रहे हैं 1 से लेके 2 के बीच में। तो इंटरसेक्शन 1 से 2 के बीच में, दोनों का कॉमन पोर्शन, बिल्कुल सही है। और a माइनस बी जो दिखा रहे हैं वो आ रहा है 0, ये रहा a माइनस बी। a में से जितना भी b है उसे निकाल के बाहर कर दो। तो a में से जितना भी b निकाल के बाहर करोगे ना, वो ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये है a माइनस बी। जितना a है उसमें से b सारा बाहर, तो b में से सारा बाहर निकालने के बाद बचा हमारा a माइनस बी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कौन कौन से स्टेटमेंट सही आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला सही आ गया, यूनियन वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो दिखा रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में तो है, 1 और 2 के बीच में तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट एक छोटा सा काम ये है कि 1 और 2 ये दोनों की दोनों ओपन इंटरवल में आएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे पॉइंट लगा के कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप गौर से देखें तो देखो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ये इंक्लूडेड है, ये लिखा हुआ है इंक्लूडेड। अच्छा, टर्मिनल वैल्यूज की जब हम बात करेंगे तो टर्मिनल जो आखिरी की वैल्यूज है एक बार को उनको इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं, ये वाली बात नहीं जम पाएगी इसमें, तो इसको निकाल के बाहर कर दिया। और a माइनस बी आएगा आपका 0 से 1 के बीच में, तो ये ऑप्शन ये भी सही है आपका। तो इस तरह से 1 और 3, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 के बाद अब आते हैं 12 नंबर पे। ये तो आपको उसमें कराया हुआ क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट पे कराया हुआ क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट पे बहुत कराया था क्वेश्चन मैंने आपको नंबरिंग लेके, बट यहाँ तो खुद ही नंबर में दिया है। तो देखो कॉमन सेंस लगा लेना। कॉमन सेंस में इन्होंने क्या कहा है, अवरोही क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद फिर आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 2 आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़े नंबर मतलब 5, 5 के बाद कितने अक्षर बचते हैं, 4। तो 4 अक्षरों को जमाने के तरीके फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। इसका मतलब जो 5 से स्टार्ट होने वाले हैं वो 24 बन जाएंगे, ठीक है भाई। फिर आएगा 4, 4 से 4 ही निकाल दिए, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, बट इसमें 2 बार 5 है रिपीटेशन, तो फैक्टोरियल 2 24 और डिवाइडेड बाय 2 12, तो 24 ही और 12 ये 24 और 12 36, टोटल 36 अभी तक आ रखे हैं। ये 36 जो आपके नंबर आए हैं इनकी शुरुआत या तो 5 से हुई है या फिर 4 से हुई है। अब हम आते हैं किस पे, 3 पे। तो फैक्टोरियल आपके जब 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से तो कितने बचे, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, इनमें 5 2 बार है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये फिर से हो गए 12। तो 24 12 और 12 48 नंबर ऐसे बनेंगे जिनकी शुरुआत या तो 5 से होगी या 4 से होगी या 3 से होगी। इसका मतलब 49वां और 50वां जो अक्षर है वो होगा जिसकी शुरुआत 2 से होगी। तो इसमें शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले आएगा 2, घटते क्रम में लिखना है। इसका मतलब 2 को छोड़ के सब नंबर सिस्टम ऐसे जमाना है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आए। तो ये आ गया 5, फिर आ गया 5, फिर आ गया आपका 5 5 5 के बाद फिर आपका 2 तो आ ही गया रखा था, 2 की शुरुआत हो गई, 5 5 ये हो गया, फिर आएगा आपका 3 और फिर आपका 4, तो ये आपका 4, ये 3 और ये आपका 2 5 5 3 और 4, घटता क्रम। तो घटते क्रम के हिसाब से चले तो ये 49 नंबर और ये आपका 50वां नंबर। तो आपको कौन सा नंबर क्वेश्चन मिल रहा है इसमें, ऑप्शन ये आपका 2 5 5 5 5 के बाद आपका ये आपका 3 और 4, तो इसमें ऑप्शन जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। घटता क्रम जा रहा है, 2 2 के बाद 5 5 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3, 50वां नंबर पूछा गया था। हाँ, आपकी आंसर शीट में इसमें डी आंसर लगा था, बट आपको जो उसमें मार्क्स दिए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एपीजीपीएचपी का क्वेश्चन है। इसमें आप केवल इतना काम करेंगे कि A1 आपका पहला टर्म है, A1 से लेके आपका कहाँ तक, A11 तक 11 टर्म है टोटल। तो A1 पहला टर्म, A11 मतलब आखिरी वाला,
A11 ऐसे लिखेंगे A1 प्लस का 10D, ऐसे A1 प्लस का 10D, इनका सम 11/2 ऐसे लिखा मैंने, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, A1 प्लस का 10D इंटू 11/2, साथ में आ गया आपका n/2 A प्लस लास्ट टर्म, और ये इनका सम कितना दे रखा है 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A1 प्लस 10D बराबर 0, तो A1 बराबर माइनस के 5D। इसके बाद इन्होंने टर्म कौन कौन सी यूज़ की उनको देखना, ये कह रहे हैं A1, A3, A5, मतलब A1, A3, A1 प्लस 2D, A5, A1 प्लस 4D, करते करते पहुँचे A23, मतलब A1 प्लस 22D, और इन सब का सम दे रहे हैं KA1। अब इसमें आप देखो जो टोटल A आएंगे ना, A1 ऐसे करते करते 23 तक है, 23 तक की हमें काउंटिंग करनी है, 23 पे लेके जाना है इसको, तो 23 तक जब हम लेके जाएंगे तो काउंटिंग में करा के दिखा दूँ आपको, ऐसे बनेगी, ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आएंगे, तो इसका मतलब ये हो गए 12 A1 प्लस, इसके बाद आएंगे 2D 4D 6D करके ऐसे आते जाएंगे, तो ये आएंगे देखो 2D प्लस 4D प्लस 6D से लेके आखिरी वाला खत्म हुआ है 22D तक, और इन सबका सम इन्होंने दिया है KA1 के इक्वल। ठीक है भाई, तो ये रहा आपके पास 12A1 प्लस 2 कॉमन ले लेना, D कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक 22 तक, तो इसका भी हम लोग सम लिखेंगे ऐसे, 11 तक है ना टोटल, तो 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2D कॉमन लेने के बाद 1 2 3 ऐसे बचेंगे, और ये सब किसके इक्वल लिखा रखा है KA1 के इक्वल है। अब तो सिंपल सा काम रह गया भाई, यहाँ पे D को रिप्लेस कर देंगे, ये रहा 12A1, D की वैल्यू होगी आपके पास -5D, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे D रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इधर, यहाँ D, तो D जब रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा 5 2 10 A1 इंटू 11 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट विल इक्वल टू KA1। कंपेयर करा लेना, A से A तो वो काट ही देना, जो बचेगा वो वैल्यू आएगा, और वैल्यू आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन D, दैट इज -72/5, क्योंकि माइनस आपको दिख रहा है आते हुए, इतना बड़ा नेगेटिव लगा हुआ है उसमें। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 13 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन APGPHP का सिंपल सा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज का सम लगाएंगे, और इनफाइनाइट सीरीज का सम लगने के बाद, इनफाइनाइट सीरीज का जब सम लगेगा तो ये लगा देना आप, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये 0 और ये एक एक सीरीज इनकी बनाना, x की, x स्क्वायर की, x क्यूब की, x पावर 4 की, और ये लेके जाना है इसको इनफाइनाइट तक, और एक सीरीज बनेगी इसकी 1/y की, 1/y स्क्वायर की, और ये सीरीज आएगी इनफाइनाइट तक, इसका भी सम लगा देना, s इंफिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाय, और सम लगा के आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सम लिख देना, इसका भी सम लिख देना, दोनों का सम लिख के केवल ऐड करना, ऑप्शन बी बन के आंसर आ जाएगा, इसको तो आप कर ही सकते हो, तो सिंपल हिंट काफ़ी है इसमें। तो 14 के बाद 15 APGPHP का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके वाला, इसमें आपको इतना लिखा हुआ है कि इसमें ये जो लिखा है ना ABC आपको बताना है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, log A प्लस सी, log C माइनस ए, log ये सब AP में है, आपको याद हो लिखाया गया था कि अगर ABC GP में हो तो फिर log A, log B और log C ये AP में होते हैं। उल्टा स्टेटमेंट दिया है, तो उल्टे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये A प्लस सी, C माइनस ए, और ये आपके GP में हो जाएंगे, क्योंकि ये log AP में दिया है। GP की कंडीशन C माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू A प्लस सी, और A माइनस 2B प्लस सी, ये मैंने लिख दी GP की कंडीशन, B स्क्वायर इक्वल टू AC से। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका जो स्टेटमेंट आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगा कि आपको इसमें जो ABC मिलेंगे ना, ABC वो HP में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, HP में। तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये जाएगा कि अगर ABC HP में है तो फिर A स्क्वायर 1/A 1/B और 1/C ये AP में होंगे, बिल्कुल सही है। 1/A 1/B 1/C AP में होंगे, और अगर AP वाली टर्म का स्क्वायर कर दो तो वो AP आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 14 नंबर का आपका जो स्टेटमेंट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, 14 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का जो स्टेटमेंट जाएगा आपके लिए
क्वेश्चन पेपर में हाँ यही लिखा है 15, हाँ यस 1, ऑप्शन 1, ठीक है, क्योंकि ये एपी में है, बट 1/a², 1/b², 1/c², ये एपी में नहीं हो सकते। जैसे 1, 2, 3 और 4, अगर ये एपी है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये एपी कदापि कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है भाई। तो आपका स्टेटमेंट वन फर्स्ट क्लियर है, लेकिन सेकंड सही नहीं है, तो केवल एक। अगला क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर सीधे सीधे आप लगाते हैं ना बाय ऑप्शन करके, दैट इज डी। सबसे पहले ऑप्शन ट्राई करना, ही वाला 10, क्योंकि आसान रहता है थोड़ा करना। 10 यहाँ रखोगे तो log 10 10 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ रखना 10 का स्क्वायर 100, आगे ले लेना 2 यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा 4, ये रहा आपका log, ये रहा आपका 10 और ये 10, ये अंडर रूट का 1/2 आगे ले लेना, और प्लस ये आपका 1, तो ये आपका 3, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 4 का 2 से मिला के आपका 2 और प्लस 1, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 2 इक्वेशन दी गई हैं आपको, x² k² x प्लस 30kx माइनस 161x माइनस 64, और इसके क्या दे रहा है, इसके मूलों का योग 0 है, तो मूलों का अंतर बताना है। तो देखो भैया मूलों का योग 0 बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है आपसे। अल्फा माइनस बीटा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसे कहते हैं हम मूलों का अंतर अंडर रूट लगा के। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास मूलों के अंतर के हिसाब से। अच्छा इसमें लगा क्या है, पहले ये देख लेना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 4 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। हाँ तो ये अच्छा बीच में प्लस माइनस जो भी है वो यहाँ से आप क्लियर कर लो कि ये भाई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये भाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बीच में माइनस ही है, ध्यान रखना, प्लस मत समझ लेना उसको। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, यहाँ से ये हो गया अपना 0, तो बचा -4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a, ये रहा c पूरा 64, और a में लिखा हुआ है आपका पूरा कॉमन ले लेना, वहाँ से कॉमन लोगे ये कॉमन आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका -64, साथ में आ जाएगा आपका 1, तो मल्टीप्लाई कर करा देना, 16 आपका वो वहाँ से 64 और ये 4, तो आपका 17 क्वेश्चन नंबर 17 का कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा में भी के हमें प्रॉब्लम करेगा कि के की वैल्यू क्या है, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आपका आंसर 17 का आंसर डी। चलो नेक्स्ट ना, डी नहीं, वैल्यू निकल के आई ना, कितनी आ रही, 16 4 64, यहाँ से आएगा 2 16, यस, के तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये के स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ में है, एक्स स्क्वायर तो अकेला बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, और ये 64 भी अकेला बैठा है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू c/a माइनस 64/1, मतलब के का काम ही नहीं है। अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया, 4 का माइनस माइनस प्लस, 4 का आ गया 2 और 16 का आ गया 64 का आ गया 8, 8 2 16 आंसर आ गया भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, वैल्यू पुटअप करके कर लेना, एन का वैल्यू डाल देना सिंपल, एन का वैल्यू 1 फिर एन का वैल्यू 2, जब एन का वैल्यू 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा a1 की वैल्यू मिलेगी 1 का स्क्वायर मतलब 2, ऐसे मिल जाएगा 2 और साथ में फैक्टोरियल 1 मतलब 2, a2 का मतलब यहाँ 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, साथ में फैक्टोरियल 2 मतलब 10, a3 और निकाल देता हूँ, a3 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 मतलब 60। अब आप इसको देखो, मैंने लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3, ये आ रहा है आपका 2 प्लस 10 प्लस 60, 2 प्लस 10 प्लस 60 मिला के बनता है 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9, इसको लिख सकता हूँ 8 को 4 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। अब अगर आप गौर से देख पा रहे हो क्वेश्चन में, तो आप देखो ये बना 3, ये बना आपका 4 3 2, 4 3 2 का मतलब फैक्टोरियल 4, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बन रहा है, कहाँ तक का आंसर, 3 तक का आंसर, तो हमको कहाँ तक का आंसर निकालना था, हमें 10 तक का निकालना है, तो बनेगा 10 इंटू फैक्टोरियल 11। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आने जा रहा है 10 इंटू फैक्टोरियल 11, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 तक का आंसर बना 3 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 10 तक का आंसर 10 इंटू फैक्टोरियल 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, रिवर्सिबल एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत,
दूसरे वाले में लिखा है ए बी टी इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, तो यहाँ तो केवल एक ही दिया है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपके दोनों गलत है, नीदर वन नॉर टू। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल है, ये तो मल्टीप्लाई कराना है ना भाई। ये कितने की मैट्रिक्स है, 3/1 की, 1/3 की मैट्रिक्स, 3/3 की मैट्रिक्स, और ये आपकी 3/1 की मैट्रिक्स। ये कैंसिल, तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी 1/1 की। सिंपल मल्टीप्लाई करा लेना। इसमें मल्टीप्लाई में क्या है, तो बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका। सो 20 का आंसर आएगा आपका सी। 20 के बाद अब आते हैं 21 पर। 21 में आपके पास लिखा हुआ है cos π/9 और sin π/9 माइनस sin π/9 cos π/9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 6। a जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, तो हमसे पूछा गया कि a की पावर 6 माइनस ए क्यू प्लस आई किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे। वो जो मेथड आपको सिखाया गया था कि मल्टीप्लाई करना है cos पाई का मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। इस तरह से मैं लिख दूँ a स्क्वायर बना के, a स्क्वायर ऐसे आएगा cos π/9 sin π/9 माइनस ऑफ sin π/9 एंड cos π/9 मल्टीप्लाई बाय cos π/9 sin π/9 माइनस ऑफ sin π/9 एंड cos ऑफ π/9। इसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। अब आप गौर से देखना, cos का मल्टीप्लाई cos इंटू cos स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इधर ये साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है। cos का मल्टीप्लाई इधर साइन में cos साइन का मल्टीप्लाई इधर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर की। वो a स्क्वायर मैं यहाँ रखूँगा, a स्क्वायर है तो ऐसे मिलेगा a स्क्वायर, पावर लग जाएगी 3, यहाँ से a स्क्वायर इंटू ए एंड प्लस ऑफ आई। इस a स्क्वायर को आप निकाल देना, जितना भी है वो यहाँ रख देना। a स्क्वायर आप जब करोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स बन के आएगी ना, वो हो सकता है यूनिट मैट्रिक्स बन के आ जाए, है ना भाई। सॉल्व करके देखना आपको, तो यूनिट मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो मैं करने जा रहा हूँ, 21 का आप जब पूरा a का वैल्यू निकाल के रखोगे यहाँ पर और जब सॉल्व करने जाओगे तो ये 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 0, नल मैट्रिक्स, ऑप्शन ए, 21 का ए। समझ में आई गई होगी भी कैसे सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ cos का, फिर साइन का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है ये cos 2 थीटा, दैट इज cos 2 थीटा, ऐसे 2π/9, और इसी तरह से दूसरी बन जाएगी। तो वो आप कर सकते हैं, इसको बेसिक किया हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपका, सिंपल, बस आपको ट्राई करना है इसमें कि किसका मल्टीप्लाई कहाँ कराना है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास है। 22 में लिख के दे रहे हैं ये कि ये a है, ये b है, ये c है। इनमें पूछ रहे हैं कि a के साथ cos थीटा, b के साथ sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा। a के साथ cos थीटा का मल्टीप्लाई करो तो बनेगा cos थीटा, ये 0, यहाँ पे 0, और ये cos थीटा। ये केवल एक मैं वो ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मतलब एक ऑप्शन लेके देख रहा हूँ, सामने दिख गया इसीलिए। फिर ये आपका b माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया sin थीटा का, तो ये आपका 0, ये sin थीटा, ये आपका माइनस के sin थीटा, और ये आपका 0, ये मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसमें क्या है कि इन दोनों में हो रहा है माइनस, तो cos में से 0 माइनस करेंगे cos आएगा, 0 में से साइन माइनस करेंगे आपका माइनस साइन आएगा, 0 में से फिर माइनस साइन माइनस करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और ये cos में से तो आपका cos आ जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से c किसके बराबर होगा। तो इनमें से जो c बराबर आ रहा है वो बराबर आएगा, c ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, तो ये आएगा आपका a प्लस बी cos थीटा के। एक बार ट्राई करके इसके ऑप्शन ए के ट्राई करा के देखता हूँ। ए मैं मल्टीप्लाई करा के देखता हूँ cos का, cos थीटा, फिर 0, फिर आपका 0, और फिर आपका cos थीटा, फिर आपका बीच में लिखा है प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कराता हूँ b में, ये आपका हुआ b से 0, फिर ये हुआ आपका साइन थीटा, फिर आपका माइनस साइन थीटा, और फिर ये आपका बनता है 0। और इन दोनों का अगर अपन वो सम कर ले तो साइन कॉस जुड़ के कॉस बना, ये आपका साइन बना, ये आपका माइनस साइन बना, और ये आपका कॉस बना। अब देख लीजिए ये सी के इक्वल है, बिल्कुल सी के इक्वल है। कॉस की जगह कॉस है, साइन की जगह साइन है, साइन ठीक है, कॉस की जगह है, यही काम बन रहा है आपका। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन आंसर शीट में हो सकता है इसका आंसर शायद सी दिया गया हो, लेकिन सी 22 का ए है और करेक्शन उसमें था, आपके आंसर की में था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा बीटा, ये तो क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका जो क्वेश्चन था वो PYQ था एक।
तो इसमें केवल अल्फा बीटा को चेंज कर दिया है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा रूट है तो ये होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा अपॉन 1, और ये रहा सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस सी माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से आप देखो बीटा से बीटा काट देना ऐसे, तो बीटा से बीटा काटोगे, बीटा की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से बीटा मिलेगा हमें। अल्फा की वैल्यू में यहाँ रख रहा हूँ 1 प्लस ये बीटा, और अल्फा की वैल्यू -1, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2। इस इक्वेशन में बना के इक्वेशन बना लेता हूँ। यहाँ इक्वेशन बनेगी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 बीटा -2 मतलब -x²। यहाँ पर ये -x, यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का इंटू बीटा से -2 इक्वल टू 0। अब देखिए भाई यहाँ पर ये नेगेटिव लग गया, पहले नेगेटिव जब लगता है तो डायग्राम आपका उल्टा बनेगा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, तो ये 2x -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1/2, वो भी माइनस वाला। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। -1/2 उठा के आप अपनी इस इक्वेशन में रख दीजिएगा वापस लाके, तो ये माइनस दैट इज 1/4 माइनस, और ये माइनस 1/2, साथ में -2, तो ये आपको मिल जाएगा -1/4 प्लस 1/2 और -2। इन सबको ऐड कर दीजिएगा, आपको आपका प्यारा सा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आने जा रहा है ऑप्शन बी। मैक्सिमम वैल्यू वो भी कितनी? -7/4, 7/4 ही आ रही है। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 4 यहाँ आ गया, 4 के बाद ये माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस के 8, यस माइनस का 7/4। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि इसमें हमारे पास 2-3 बातें हैं। पहली सुनने लायक ये है कि हैज़ 2 पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट। पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये होता है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ठीक है भाई, तो b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, हैज़ रूट्स पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, समीकरण के मूल धनात्मक और भिन्न है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b का स्क्वायर मतलब 2, k - 1 का स्क्वायर b² -4 a एंड c k + 5 इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ये 4 गए काम से, तो k - 1 का स्क्वायर माइनस ये आपका k + 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k², ये प्लस, ये माइनस का 2k, ये माइनस का k, ये माइनस का 5 ग्रेटर देन 0, ये k² माइनस ये आपका 3k मिला के, और ये आपका माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ से जैसे ही इसको लिखेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे इसके। एक आएगा 1, ये बनेगा आपका k² माइनस का 4k, तो माइनस का 4k और प्लस का k माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। 2 वैल्यू आ रही है इसकी, एक आ रही है 4 और एक आ रही है आपकी 1। तो जब आप इनको यहाँ सेटअप लगाएंगे -1 से 4, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो आप इसके बीच में आएंगे -∞ से -1 एंड 4 से लेके इन्फिनिटी, तो ऑप्शन सी सही बैठ रहा है इसका आंसर। तो 24 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।